ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या बाल विकास की 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सी टेट, रीड, यूपी टेट, एचपी टेट, एमपी टेट और यू टेट। मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट सेम रहता है या यही क्वेश्चंस आपसे किसी और फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको आगे के आने वाले एग्ज़ाम्स में, वो चाहे आपका रीड का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमने प्रीवियसली वीडियोस में भी बात की थी कि जो आपका सी टेट रीड का एग्ज़ाम होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आपके लेंदी होते हैं, उनको आपको समझना होता है, उसके बाद ही आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जब हम बात करते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम की, तो यूपी टेट का एग्ज़ाम प्योरली मेमोरी लेवल के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप यहाँ पर अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो डायरेक्टली आप ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, वो एग्ज़ाम है आपका रीड का या सी टेट का, तो आपके अंदर थोड़े कन्फ्यूज़न होंगे, क्वेश्चन आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आपके सामने जो ऑप्शन दिए होंगे उनको भी आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा, उनका एनालिसिस करना होगा, उनके बाद ही आपको ऑप्शन वहाँ पर ऑप्ट करना है। अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, उसके लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तो आप अपना एक क्वेश्चन वहाँ पर ख़राब कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है, इरोज शब्द संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जीवन मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट। ऑप्शन सेकंड है आपका मरण मूल प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट। ऑप्शन थर्ड है आपका भय मूल प्रवृत्ति, फियर इंस्टिंक्ट्स। फोर्थ ऑप्शन है आपका प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति, नेचुरल इंस्टिंक्ट। देखो बात करते हैं यहाँ पर इरोज शब्द की। तो इरोज शब्द आपका दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, कहाँ? साइको एनालिटिकल थ्योरी में। तो आपका जो इरोज शब्द है वो संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से या लाइफ इंस्टिंक्ट से। जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वो करेक्ट होगा। सिगमंड फ्राइड ने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। पहले जीवन मूल प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं इरोज, और सेकंड आपके बताई थी मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं थांटोस। जो आपकी जीवन मूल प्रवृत्ति है, इरोज है, उसमें क्या होता है, जीवन जीने के लिए, साधन जुटाने के लिए जो जो चीज़ें आपकी नेसेसरी हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसको एकत्र करने के लिए मोटिवेट करती हैं। दूसरी जो आपकी थांटोस है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, विनाश होता है, आपके अंदर आक्रामकता बढ़ती है और आपका जो बिहेवियर होता है वो विध्वंसक होता है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सामूहिक अचेतन मन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया गया है पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या जुंग के द्वारा। तो जो आपका कलेक्टिव कॉन्शियस है, आपका सामूहिक अचेतन है, ये दिया गया है जुंग महोदय के द्वारा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। जुंग के द्वारा दो प्रकार के मन की बात की गई थी। पहला आपका सामूहिक अचेतन मन, दूसरा आपका व्यक्तिगत अचेतन मन। सामूहिक अचेतन मन में वो चीज़ें जो एक ग्रुप के लिए सेम हो सकती हैं, उनकी विचारधाराएं सेम हो सकती हैं। व्यक्तिगत जो केवल आपको ही, जिसका आप अनुभव करते हैं, दूसरा उसका अनुभव नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक पेड़ है और आप वहाँ ग्रुप में कई लोग बैठे, तो वो पेड़ सबको दिखेगा, तो आपका वो क्या है, कलेक्टिव है आपका। और एक आपका इंडिविजुअल, आपके पर्सनली आपके माइंड में कोई थॉट आते हैं या आप किसी और वस्तु को देख रहे हैं और लोग उनको वहाँ पर नहीं देख रहे होते हैं, तो वो आपका होता है प्राइवेट, या जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत या पर्सनल। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। थर्ड क्वेश्चन हमारा, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणता या अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? युंग ने, या जुंग बोलते हैं इंग्लिश में हम इनको, सिगमंड फ्राइड ने, करेन हॉर्नी ने, अल्फ्रेड एडलर ने। तो जो ये आपका स्टेटमेंट है, ये दिया गया है अल्फ्रेड एडलर के द्वारा।
एडलर ने कहा है हम बार बार अगर कोई वर्क करते हैं या हमारे अंदर कोई वीक पॉइंट है उससे हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक हम कुछ स्किल्स वहाँ पर सीख जाते हैं, कुछ मैनेज करना सीख जाते हैं, लेकिन उसका एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है, उसके ऊपर आप ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और जो आपकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है उसको आप थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी को इन्होंने हीन भावना कहा है, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसके द्वारा? अल्फ्रेड एडलर के द्वारा, जिन्होंने पर्सनालिटी के एरिया में बहुत मेजर वर्क किए हैं और इन्होंने सिगमंड फ्राइड के एसोसिएट रहे हैं, उनकी जो थ्योरी है उसकी भी स्टडी की है और इन्होंने अपनी अलग से थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, जो कि आपका प्रीवियसली यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको यहाँ बताना है इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपका यूज़ होता है पर्सनालिटी में, ठीक है, व्यक्तित्व में, जिसको बनाया गया है विलियम स्टर्न के द्वारा। और इसका जो मेन एरिया है इसका यूज़ होता है इमेजिनेशन को चेक करने में, और इमेजिनेशन के थ्रू आपके पर्सनालिटी को एसेस करना, एवेलुएट करना, इसका वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत अनैतिक या अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। यहाँ पर सिगमंड फ्राइड का कहना है आपके मन में कोई विचार आया है और उस विचार को आपको पूरा करना है, फुलफ़िल करना है, वो समाज के लिए नैतिक हो अनैतिक हो, आप वहाँ पर कुछ सोचते समझते नहीं हैं कि आगे परिणाम क्या होंगे। तो इसको क्या कहा गया है? परा अहम, सुपर ईगो, अहम व परा अहम, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम या इड। फोर्थ ऑप्शन आपका अहम ईगो। तो इसको कहा गया है इड, या हिंदी में हम बोलते हैं इदम। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी गई है वहाँ पर बताए गए हैं ईगो का कॉन्सेप्ट दिया गया है, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इड का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इड के अंदर एक आपका प्रिंसिपल रहता है प्लेजर का, आपको आनंद मिले वहाँ पर, उस आनंद के लिए चाहे आप कोई अनैतिक वर्क करें, असामाजिक वर्क करें, वहाँ पर आप उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में के द्वारा प्रस्तावित है। इंट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी गिवन बाय आइजेंक, कैटल, आलपोर्ट, कार्ल रोजर्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होता है आइजेंक के द्वारा इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन कैरेक्टरिस्टिक दी गई है पर्सनालिटी की। और जो आइजेंक की ये थ्योरी है आपकी ट्रेट कम टाइप थ्योरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 7, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें एक समान अनुदेश देंगे या मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। सेकंड, कार्यों और परीक्षणों के एक समान यूनिफॉर्म सेट देंगे, मतलब जो उनको टास्क देने, जो टेस्ट देने, वो सब आपके सिमिलर होंगे, एक रूप में होंगे। थर्ड ऑप्शन आपका विविध प्रकार के टास्क और परीक्षण देंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट और टास्क आप वहाँ पर देंगे, बच्चों को परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, विविध प्रकार के कार्य या टास्क या परीक्षण देंगे। तभी हम उन बच्चों की जो डिफरेंट टाइप की लर्निंग की उनकी शैली हैं, लर्निंग स्टाइल्स है, तभी हम जज कर पाएंगे। अगर हम एक सिमिलर वर्क दे देते हैं वहाँ पर, तो हम वहाँ पर उनको असेस नहीं कर पाएंगे, उनकी क्वालिटी को नहीं जान पाएंगे। जब हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क देंगे तो कुछ वर्क बहुत ज़्यादा वो ईज़िली कर पाएंगे, कुछ वर्क में उनको बहुत प्रॉब्लम आएंगी, कुछ वर्क को बहुत स्मूथली कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमको टेस्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टास्क और टेस्ट देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है
यहाँ पर बात हो रही इफ़ेक्टिव टीचर कौन है आपका। कक्षा पर नियंत्रण, क्लासरूम कंट्रोल, कम समय में अधिक सूचना देना, कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना। थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना लर्निंग के लिए। ऑप्शन 4, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचने में, असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुली चेक करना। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। मतलब जो क्लास में स्टूडेंट हैं आपके, उनको सीखने के लिए मोटिवेट करना, उनको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना, उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन को जगाना या आगे बढ़ाना एक टीचर का काम है। और जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता है तो उसके स्टूडेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को, किसी भी गोल को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। ये संबंधित है सामाजिक विकास से, सोशल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से, फिजिकल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास से, इमोशनल डेवलपमेंट। तो आपके यहाँ पर जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो होगा इमोशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर बात हो रही है इमोशंस की। कभी कभी ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ हुआ होता है तो आप बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, और जो आपके सामने बंदा होता है, जो पर्सन होता है, उसको आप कुछ ना कुछ बोल देते हैं। उस टाइम आप ये नहीं सोचते हैं कि गलती किसी और की भी हो सकती है, कोई तीसरा भी इन्वॉल्व हो सकता है, या हो सकता है कि आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हुई हो वहाँ पर। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना और अपने इमोशंस को क्या करना, बाहर निकाल देना किसी थर्ड पर्सन के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर। तो जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है इमोशंस को कंट्रोल करने की, तो उसको हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास से संबंधित या इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई दे दी जाए तो प्राणी में भूख बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो कोलिसिस्टोकाइनिन आपका हार्मोन है, इससे भूख कम हो जाती है, क्योंकि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में, इस हार्मोन को लगाने के बाद में जो आपका स्टमक होता है, आमाशय होता है, वो आपको भूख महसूस नहीं होने देता है। वो वहाँ पर हार्मोन्स को स्रावित करता है जिससे कि आपका आमाशय संकुचित नहीं होता है और आपको भूख महसूस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। यहाँ पर संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है या किसकी व्याख्या करता है। इस सिद्धांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंसोलिडेशन थ्योरी, अधिगम लर्निंग, स्मृति मेमोरी, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। तो आपका जो संघनन का सिद्धांत है, जो कंसोलिडेशन का सिद्धांत है आपका, ये सिद्धांत आपका है मेमोरी या स्मृति से संबंधित, जो दिया गया है D.O. हैब के द्वारा दिया गया है संघनन का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन थ्योरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज। मानसिक मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, ध्यान का विकास अटेंशन डेवलपमेंट, भाषा का विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो संवेदना है, जो सेंसेशन है आपकी, वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन मेंटल डेवलपमेंट। अगर यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता तब आपका यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता, क्योंकि जब बालक छोटा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, वो अपने सेंसेस के थ्रू ही अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, उन चीज़ों को समझता है, ठंडी गर्मी, ठीक है, वो सब कहाँ से जानता है, वो अपनी स्किन के थ्रू जानता है, अपने सेंसेस के थ्रू जानता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, सेंसेशन इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज। कौन सी, मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे अभिप्रेरित होता है या किससे प्रेरित होता है? जो हमारा बिहेवियर होता है वो किससे कवर होता है? स्किल, कौशल, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अभिवृत्ति या एटीट्यूड। ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड होता है आपके एटीट्यूड पर। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कोई आपके ग्रुप है जो आपके फेवर में है, एक ग्रुप आपका अनफेवर में है, तो जो आपके ग्रुप फेवर में होता है अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो जो आपका एटीट्यूड है उस ग्रुप के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहता है। दूसरा ग्रुप है कितना भी फेयर वर्क करेगा लेकिन आपके ग्रुप का नहीं है तो वहाँ पर जो आपका एटीट्यूड है वो नेगेटिव रहेगा, उसको आप अलग वे में देखेंगे। तो आपका एटीट्यूड होता है जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 14, जो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करता वह है? सैमसन स्कोर कार्ड, हंटर स्कोर कार्ड, एंडरसन स्कोर कार्ड, पीटरसन स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, हंटर स्कोर कार्ड। हंटर स्कोर कार्ड आपका बना था 1925 में, विलियम हंटर के द्वारा बनाया गया था। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, कुछ स्टेप दिए थे, कुछ डायमेंशन दिए थे जिसके थ्रू आप किसी बुक की क्वालिटी को असेस कर सकते थे, मेजरमेंट कर सकते थे, उसके बारे में, उस बुक के बारे में आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, 16 PF का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, अभिरुचि, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और लास्ट आपका स्ट्रेस, दबाव। तो आपका जो 16 PF क्वेश्चनायर है वो प्रयोग किया जाता है पर्सनालिटी पर, कैटल के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। जो आपका पर्सनालिटी का सोशोलॉजिकल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है वो किसके द्वारा दिया गया है? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, क्रेस्मर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, स्प्रिंगर के द्वारा। तो जो आपका व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार है वो दिया गया है स्प्रिंगर के द्वारा। ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। जिन्होंने पर्सनालिटी को 5 टाइप का बताया, पहला इकोनॉमिकल, आपकी आर्थिक, दूसरी रिलीजियस, धार्मिक, तीसरा आपका सोसाइटी या सोशल, चौथा आपका थ्योरेटिकल, पाँचवा आपका पॉलिटिकल, और लास्ट आपका एस्थेनिक या सौंदर्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। यहाँ पर अहम, ईगो निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, ऑप्शन 4 सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल। तो जो अहम होता है इट ईगो सुपर ईगो, ठीक है, ईगो की बात हो रही है। ईगो आपके प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है। इट आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर के ऊपर वर्क करता है, सुख के सिद्धांत के ऊपर। और जो आपका सुपर ईगो होता है, परा अहम होता है, वो वर्क करता है आदर्शवादी सिद्धांत के ऊपर या आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, वास्तविकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, ईगो उसके थ्रू डायरेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। यहाँ पर रॉस ने संवेग को कितने प्रकार का बताया है, कितने प्रकारों में बांटा है? रॉस के द्वारा जो इमोशंस का क्लासिफिकेशन है कितने सब पार्ट में किया गया है? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5। तो रॉस के द्वारा जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके संवेग हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आपका कॉग्निटिव, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा अफेक्टिव। कॉग्निटिव में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रोध की, कॉग्निटिव में हम बात कर लेते हैं घृणा की, अफेक्टिव में हम बात कर लेते हैं प्रेम की। क्वेश्चन नंबर 19, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है जब वह परीक्षा भवन में जाती है, दाखिल होती है और परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, हृदय की गति बहुत तेज़ हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन बी, शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है।
ऑप्शन सी, शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी अध्यापिका हो सकती है, वह स्वभाव से बहुत कठोर है। ऑप्शन डी, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती हैं। क्यों? सीमा ने वहाँ मन में सोचा कि उसको अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लानी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। बहुत जब तक क्लासरूम में एंट्री नहीं की है तब तक बहुत ज़्यादा सोचती है। जैसी क्लास में एंट्री करती है उसके जो इमोशंस होते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, उसके हाथ पैर काँपने लगते हैं, उसको लगता है कि क्या होगा अगर ये थोड़ा बहुत कम बढ़ हुआ, ज़्यादा हुआ, तो वो सोचने लगती है वहाँ पर। तो इस इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती वहाँ पर, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। बाल अंतर्बोध परीक्षण चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए मरे, ऑप्शन बी रॉबर्ट, ऑप्शन सी ल्यूपोल्ड ब्लैक और आपका ऑप्शन डी रोजनबिंग। तो आपका यहाँ पर जो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट है, जिसको हम कैट बोलते हैं, CAT पर्सनालिटी का टेस्ट है, इसको बनाया गया है ल्यूपोल्ड ब्लैक के द्वारा, जो कि बच्चों की पर्सनालिटी को मेज़र करता है। उन कार्ड्स में पशु पक्षियों के फिगर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर बच्चे वहाँ पर स्टोरी बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। वो आपके यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, रीट में भी पूछे गए हैं और सीटेट में भी पूछे गए हैं, और जो अदर स्टेट के टेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी पूछे गए हैं। तो पहले ही आपको बताया गया है, जो आपका रीट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूपी टेट की तरह इजी नहीं होते हैं। उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिस्ट्रक्शन पावर होती है, जिससे कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पर। इसलिए आप क्वेश्चंस को सही करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और डीपली स्टडी को करें, और जो अध्ययन है आपका उसमें आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। जो चीज़ें फालतू की हैं, जिन चीज़ों को कोई मतलब है, उन चीज़ों को ना पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो अपने राइट रिस्पॉन्स वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं।